हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, जो कि कहाँ का है। ये सेक्ट 47 का पार्ट तीसरा है। और ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सीबीटी में हुई थी। परीक्षा हुई तो 29/8/2022 के सेकंड शिफ्ट में हुई थी। वहाँ से हमने प्रश्न उठाया, पहला प्रश्न, जो कि पार्ट 3 का आज 21 नंबर प्रश्न है इस बुक का। तो सवाल में क्या दिया है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। हमें यहाँ पे आरेख दिया, उसका अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। पर सबसे पहले इसके हम डायग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का हल करते हैं। तो हमने इस सवाल का डायग्राम बना लिया। अब प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं। तो हमसे सबसे पहले पूछा है अफ्रीकी, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीकी हैं, कितने हैं, 39 लोग हैं। ये 39 लोग अफ्रीकी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी हैं और कुछ और नहीं है। आगे देखते हैं, लेखक हमें चाहिए। तो ये 13 कौन है, ये तो अफ्रीकी के गोले में आ रहे हैं। तो 13 कौन है, ये 13 वो हैं जो अफ्रीकी हैं। अफ्रीकी होने के साथ साथ ये चिकित्सक भी हैं। तो हमें ये चिकित्सक वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेखक वाला। चिकित्सक हो चाहे ना हो, लेकिन लेखक होना चाहिए। तो यहाँ पे चिकित्सक से मतलब नहीं, लेखक होता तो इसको हम ले लेते। अब देखते हैं ये 8 कौन है। 8 देखिए अफ्रीकी के गोले में है, अफ्रीकी के गोले में है। तो 8 हमारा अफ्रीकी हो गया। अब हमें ये 8 और कौन है, देखिए 8 चिकित्सक के गोले में भी है। तो ये चिकित्सक है, तो हमें चिकित्सक के मतलब नहीं है, चिकित्सक वाला नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें लेखक मिल जाए इसी में, तो देखिए लेखक को गोले में, ये देखिए लेखक है, लेखक के गोले में ये 8 भी शामिल है। तो 8 हमारा क्या हो गया, ये लेखक है और अफ्रीकी है। चिकित्सक से हमें मतलब नहीं है, सवाल में ये कहा है, ठीक। और अफ्रीकी लेखक। और ये 14 कौन है, ये अफ्रीकी है क्योंकि अफ्रीकी के गोले में है, और ये लेखक के गोले में है, तो ये भी होगा। तो 8 और 14। और ये 45 कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ लेखक हैं, तो इसलिए हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि अफ्रीकी और लेखक साथ साथ चाहिए। ये 12 कौन है, अब ये 12 सिर्फ लेखक और चिकित्सक हैं, बस अफ्रीकी नहीं है। तो हमें सब खत्म हो गया, इससे मतलब नहीं है। ये 25 और सिर्फ चिकित्सक है। तो हमें 8 और 24, जो 14 10 24 और 2 गया 22। तो 22 ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीकी हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है, ठीक। आइए देखते हैं आज के हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 25 है। हमसे इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 25 नंबर में कि इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों को एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा, ठीक। तो संख्या, प्रतीक और कूट को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सवाल कहा था, संख्या और प्रतीक दिए हैं, उस संख्या और प्रतीक के साथ साथ उसके कूट भी दिए हैं, उसको लिखना है और उसके बाद दिए गए प्रश्न के अनुसार इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने कूट लिखा है, संख्या लिख लिया, प्रश्न भी लिख लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, ठीक। तो इन शर्तों के अनुसार प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हमें सभी को कूट को लिख लेना ताकि प्रश्न के शर्तों के अनुसार हल किया जाए। तो 3 का कोड हमारा क्या होगा, कूट जेड होगा। और ये लोअर रैंक का कोड क्या होगा, हमारा एफ होगा। 5 का कोड हमारा क्या होगा, के होगा। और इस चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क का कोड हमारा क्या होगा, वी होगा। और 2 का कोड क्या होगा, ए होगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, शर्तों के अनुसार इसको हल करना है। तो पहला शर्त क्या है वो देखते हैं। पहला शर्त है यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। तो शर्त को देख लेते हैं, क्या पहला घटक प्रतीक है, ये पहला घटक क्या ये प्रतीक है, नहीं। और दूसरा घटक क्या है, एक संख्या है। तो दूसरा घटक संख्या है लेकिन पहला घटक प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला शर्त है वो नहीं लगेगा। दूसरा शर्त देखते हैं क्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या हो। पहला घटक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या 3 है ना, तो पहला घटक क्या है, विषम संख्या। और अंतिम घटक क्या हो, सम संख्या, तो अंतिम घटक सम संख्या है। तो ये हमारा दूसरा क्या है, शर्त लग जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए हमें इसके अनुसार, तो पहले और अंतिम घटक को डेल्टा थीटा के रूप में कूटबद्ध किए जाए। तो हमें किसको थीटा के रूप में लिखना है, इस चिन्ह के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जो जेड है इसकी जगह पे हम इसको लिख लेंगे और 2 की जगह पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा। अगला क्या कह रहा है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक प्रतीक है, दूसरा घटक प्रतीक और तीसरा घटक प्रतीक है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, दूसरे को तीसरे में। तो यहाँ पे देखिए पहला तो प्रतीक है, दूसरा तो प्रतीक है, यहाँ पे तीसरा प्रतीक नहीं है। तो हमारा ये तीसरा वाला शर्त नहीं लगेगा। अब जो हो गया, अब जो बचा उसको वैसे लिख लें, एफ हो गया, के हो गया, वी हो गया। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं, एफ के वी डेल्टा, ये नहीं है, डेल्टा एफ के वी डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच करा है 25 नंबर सवाल का। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है हमारी 29 नंबर। तो आइए देखते हैं आज के हमारी तीसरी नंबर सवाल 29 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, यदि संख्या 8 3 5 6 4 7 जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रत्येक विषम अंकों में 2, जो विषम है, विषम में क्या करना है, विषम में +2 करना है और प्रत्येक सम संख्या में 3 घटाया जाए। और जो सम है, इस सम में हमें क्या करना है, -3 को घटा देना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा। बाईं ओर से मतलब बायां इस साइड है,
ठीक है, और दायां इस साइड है। तो सबसे पहले मैं संख्या को परिचित कर लें। विषम संख्या में 2 जोड़ना है, तो विषम कौन सा है? विषम हमारा 3 है, 5 है, और यहाँ पे कितना है? 7 है। तो 3 2 5, 3 में हम 2 जोड़ेंगे, 5 में हम 2 जोड़ेंगे, और 7 में हम 2 जोड़ेंगे। तो 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 7 2 9 हो गया। सम संख्या में 3 घटाना है, तो ये सम 8 है, 8 में 3 घटा दो, 6 है, 6 में 3 घटा दो, 4 है तो 4 में 3 घटा दो। 8 में 3 गया कितना बचा? 5, और 6 में 3 गया कितना बचा? 3, और 4 में 3 गया कितना बचा? 1। ये हो गया हमारा जो है सवाल के अनुसार कह रहा था। अब इसमें कह रहा है कि बाएं सिरे से दूसरी संख्या और दाएं सिरे से दूसरी संख्या का योग कितना होगा। तो इन दोनों संख्याओं, बाईं संख्या से दूसरा और दाईं संख्या से दूसरा, ठीक, तो इन दोनों का योग 5 और 6 का योग कितना होगा? 5 + 1 6, 5 + 1 बराबर कितना होगा? 6। तो योग हमारा कितना आ रहा है? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा मैच कर रहा है। आइए देखते हैं आज के हमारे चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 32 है। देखते हैं 32 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 1 से 9 तक के हमने व्यक्तियों के यहाँ लिख लिया है। उसके बाद ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आगे ठीक है क्या? 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है, 8 जो है पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो 1 2 3 4 5, तो 8 यहाँ पे बैठा है। इस तरफ से गिने तो 5वें स्थान पे 1 2 3 4 5, इस तरफ से गिनेंगे 5वें स्थान पे। 8 कहाँ है? पंक्ति के मध्य में बैठा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक है, जब कोई व्यक्ति सामान्यतः उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, उत्तर मतलब ऊपर साइड में मुख करके बैठा है, तो उसका दायां किस साइड होता है? उसका दायां पूर्व साइड में होता है, इस साइड दायां होता है। अब वही व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर मुँह घुमा ले, दक्षिण की ओर घूम जाता है, तो उसका दायां पूर्व से हट करके पश्चिम की ओर चला जाता है, उसका दायां। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? दायां पश्चिम की ओर किया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दिशा है, इसके मुख की दिशा क्या हो गई? दक्षिण साइड में चली गई ना, इसलिए इसका दायां कर दिया हमने जो है अपने बाएं साइड में, मतलब कि पश्चिम साइड में कर दिया। अब ये हो गया 8 हमारा। तथा उसके बाईं ओर ठीक बगल में, इसके इसी 8 के बाईं ओर, मतलब इस साइड में ठीक बगल में, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाईं ओर ठीक बगल में तथा और उसके दाएं ओर ठीक बगल में क्रमशः, मतलब पहले सबसे पहले बाईं ओर, क्रमशः मिस लाइन से, तो बाईं ओर कौन बैठा है? 5 यहाँ पे दिया ना, क्रमशः 5 और 1। एक कौन है? एक दाईं साइड में है, ये हमारा बैठ गया। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है। 9 देखिए यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सवाल में निश्चित नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया है। अब कंफर्म कैसे होगा? आगे पढ़ करके पता चलेगा। 9 के दाईं ओर, उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है। अगर हम 9 लें तो 9 ये है, 9 का दायां किस साइड होगा? इस साइड होगा। 9 का दायां इस साइड होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 9 बैठा है, जिसके आगे तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो यहाँ पे 9 की स्थिति नहीं हो पाएगी। 9 को यहाँ पे अगर हम बिठाएंगे तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा? इसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठेगा, तो यहाँ पे 2 बैठेगा। आगे क्या कर रहा है? 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 और 3 के बीच पहले 5 व्यक्तियों को गिन लेते हैं, उसके बाद 3 को बैठाएंगे। तो 2 यहाँ पे, इस साइड तो गिनना संभव नहीं क्योंकि इस साइड एक ही व्यक्ति है, तो इस साइड गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 के बीच में 5 लोग यहाँ तक हो गए। अगर हम 3 को यहाँ बिठा दें तो 2 और 3 के बीच में 5 व्यक्ति सिंपल आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बैठ गया, यहाँ पे हमारा 2 बैठ गया। आगे क्या कह रहा है? 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो 1 या 7, 1 को कहाँ बिठा दें? तो यहाँ भी कहीं जगह खाली है कि 2 लोग एक साथ बैठ जाएं, 1 और 7 दोनों साथ बैठ जाएं। यहाँ पर भी जगह नहीं खाली है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 पहले से ही बैठा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? 1 इसके ठीक बगल में 7 बैठेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। अब इस तरफ क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि इस तरफ 8 पहले से ही बैठ चुका है, तो इस तरफ बैठेगा हमारा 7, जहाँ पर जगह खाली होगी। ये हो गया। अब बचे हैं 2 लोग, तो आगे क्या है? यदि 7 और 6 अपने स्थान आपस में बदल लें। अब यहाँ तक तो हो गया। 3 जो है 7 और 4 के ठीक बीच में बैठा है। 3 कहाँ बैठा है? 7 और 4 के ठीक बीच में बैठा है। 3 7 और 4 के, ये 3 जो है बीच में बैठा है 7 और 4 के, तो 4 को यहाँ बिठा देंगे तो 7 और 4 के ठीक बीच में कौन बैठेगा? 3 बैठेगा। अब कौन बचा है यहाँ पे? देखिए 4 हो गया, 3 हो गया है, 7 हो गया है, 1 हो गया है यहाँ पर, और 5 भी हो गया है, और यहाँ पे 2 भी हो गया है, और 9 यहाँ पे हो गया है। कौन बचा? 8, ये 8 है, तो 8 यहाँ पर भी हो गया है। तो देखिए तो सिर्फ 1 और 1 6 बचा है, तो 6 को यहाँ बिठा देंगे और सबकी स्थिति कंफर्म हो गई। अब आगे क्या कह रहा है इस सवाल में? यदि 7 और 6 अपने स्थान आपस में बदल लें तो निम्नलिखित में से कौन सा 7 के बाईं और ठीक बगल में बैठेगा? 7 का बायां और ठीक बगल में इस समय अभी वर्तमान में 7 के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? 1 बैठा है। लेकिन कह रहा है 7 और 6 की स्थिति को बदल दिया जाए, तो 7 को यहाँ से हटा करके यहाँ पे 6 बिठा दिया। अब 6 की जगह पे हमने 7 बिठा दिया, ये 7 हो गया। अब क्या कह रहा है? 7 के बाईं और ठीक बगल में, 7 का बायां किस साइड है? इस साइड है, क्योंकि ये इस साइड बायां लिखा हुआ है, तो बायां बाईं साइड कौन बैठा है? 2। तो 7 के बाईं और ठीक बगल में 2 बैठा है।
ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी 5वीं नंबर सवाल, जो कि आखिरी नंबर सवाल है। सवाल नंबर कितनी है? 26। देखिए सवाल नंबर 26 में क्या रहा है कि सवाल नंबर 26, एक कथन और उसके बाद उसके 2 तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों का उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक तर्क दिया है, एक कथन दिया, उसके बाद उसके 2 तर्क दिए हैं। कथन क्या है? इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ की वजह से फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। तो मतलब क्या हुआ? उड़ीसा में क्या हुआ? बाढ़ जो आ गई है उसकी वजह से फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। मतलब क्या हुआ? उस वहाँ पे पूरे उड़ीसा में पानी भर गया, जिससे ज़मीन कहीं बची नहीं है आदमी के रहने लायक, आदमी के घूमने लायक या आदमी के फसल बोने लायक। तो वहाँ पे क्या हुआ? पहली बात तो फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, तर्क क्या दिया इसमें? इस वर्ष उड़ीसा में खाद्यान्नों में अत्यधिक उत्पादन होगा। तो ये जो पहला तर्क है, पहला तर्क इसमें क्या कर रहा है? खाद्यान्नों में अत्यधिक उत्पादन होगा। तो आप समझिए जब पूरी ज़मीन पानी से भरी हुई, लबालब भर गई है, तो वहाँ पे कोई फसल बोने लायक ही नहीं है, और जो फसल बोई गई है वो खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे खदानों का उद्यान क्या हो, खदानों का अत्यधिक उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। पहले तो खदानों का उत्पादन होना ही संभव ही नहीं है, क्योंकि खदानों के उत्पादन के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए, ज़मीन वहाँ पे है नहीं, पानी की वजह से भर गई है। तो पहला तर्क हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा तर्क देखते हैं क्या है। इस दूसरे तर्क में देखिए क्या बता रहा है। दूसरे तर्क में कह रहा है इस वर्ष उड़ीसा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। हाँ, दूसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति फसल बोता है, आज के समय में फसल के बहुत जल्दी नुकसान होने का खतरा रहता है, इसलिए किसान क्या करते हैं, पहली बात तो किसानों को कमाने के लिए ये फसल ही ज़रिया है, इसीलिए इसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि कोई भी नुकसान हो तो हमें इसके जो है पैसे मिल जाएँ और फिर से वो फसल बो सकें। तो क्या होगा, जब इस बार जो फसल बोया हुआ था उसमें बीमा भी हुआ होगा, बीमा होता ही है, बीमा हुआ है और पानी भर गया है पूरी तरीके से, और सभी फसल जितने भी बीमा हुए वो भी फसल भी खराब हो गए हैं। तो क्या हुआ? बीमा में दावों की संख्या में, तो जो व्यक्तियों की फसल खराब हुई है उसमें दावा करेंगे कि मेरी फसल खराब हो गई है, तो उसमें संख्या तो वृद्धि काफ़ी होगी, क्योंकि वैसे नॉर्मल हर साल में बहुत कम 1 आध 2 फसल ही खराब होती है, लेकिन बाढ़ की वजह से पूरे की पूरे ज़िले की, स्टेट की, सबकी फसल खराब हो जाती है। तो इस बार जो है बीमा दावों की, जो फसल बीमा दावों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन आंसर कौन सा मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन। देखते हैं तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता है। हाँ, तर्क एक तो कथन का समर्थन नहीं करता है। आगे क्या कर रहा है? जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है, तर्क 2 कथन का समर्थन करता है। हाँ, तो ये तर्क 2 समर्थन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ठीक।